हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका गाइड राहुल किशोर निगम। आज मैं आपके सामने एजुकेशन को लेकर के हाजिर हूं। यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की श्रृंखला जो चल रही है उसको हम आगे बढ़ाते हैं। हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे पिछली वीडियो में। आज छठा क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से सीखने को कहा जाता है। ये यूजीसी नेट 2022 के एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए क्या क्वेश्चन है, आप देखिए जो आपने पढ़ा लिखा है उसी के आधार पे आप इसको समझ सकते हैं। अनौपचारिक शिक्षा, देखिए शिक्षा कई प्रकार की होती है। अब यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा कि अनौपचारिक शिक्षा से मेल खाता हुआ कौन सा ऑप्शन सही है। और देखिए पहला ऑप्शन है मुक्त शिक्षा। तो जहां तक मुक्त शिक्षा की बात है, मुक्त शिक्षा ओपन ओपन या डिस्टेंस लर्निंग भी समझ लीजिए इसको। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो समय का बंधन नहीं होता है, जगह का बंधन नहीं होता है, आप कहीं से भी बैठ करके शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, है ना। कई प्रकार की, जैसे इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जो इंडिया में इस्टेब्लिश्ड है, उसकी कई शाखाएं हैं, तो वो यही काम करती हैं। अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में आपके उत्तर प्रदेश राजर्ष टंडन मुक्त विश्वविद्यालय है जो प्रयागराज में स्थित है। वो भी इसी तरह की एजुकेशन प्रदान करता है, जहाँ पे समय और स्थान का कोई बंधन नहीं होता है। आप कहीं पे बैठकर किसी भी समय पे आप अध्ययन कर सकते हैं और आप जो डिग्रियां हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि ये अनौपचारिक शिक्षा है, अनौपचारिक शिक्षा है, तो ये अनौपचारिक नहीं कहलाएगी। ये भी कोई इंस्टीट्यूशनल अप्रोच रखती है। कोई इंस्टीट्यूशन है जो एक प्रिस्क्राइब्ड वे से आपको शिक्षा दे रहा है, कुछ उसका सिलेबस है, आपके एग्जाम होते हैं, तो ये अनौपचारिक नहीं है ना। तो इसका मतलब है ये एक औपचारिक प्रकार की शिक्षा है, इसको मुक्त शिक्षा है, स्पेशली इसको मुक्त शिक्षा बोला जाता है ना। ओपन एजुकेशन या डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू होती है। तो इस तरीके से ये ऑप्शन नंबर ए, तो अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से सीखने को कहा जाता है मुक्त शिक्षा, ये बिल्कुल गलत बात है। इसको मुक्त शिक्षा जो है वो औपचारिक है, एक तरीके से उसका प्रेस्क्राइब्ड पाठ्यक्रम होता है, उस हिसाब से उसको दिया जाता है। दूसरा आता है औपचारिक शिक्षा। तो औपचारिक, अब देखिए ये तो बिल्कुल एंटी लग रहा है। अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से सीखने को कहा जाता है, तो अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से क्या आप औपचारिक शिक्षा सीखेंगे? औपचारिक शिक्षा क्या होता है? हमारा जो प्राइमरी एजुकेशन शुरू होता है, बच्चे की प्राइमरी एजुकेशन से जो विश्वविद्यालय स्तर की एजुकेशन वो प्राप्त करता है, तो वो सब क्या है, ये औपचारिक शिक्षा संस्थानों में होता है। जैसे विद्यालय में पढ़ रहा है, फिर कॉलेज में आए, इंटर कॉलेज में, फिर डिग्री कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, इस तरीके से ये सब क्या है, ये सब औपचारिक संस्थान है जहाँ औपचारिक शिक्षा दी जाती है। तो ये अनौपचारिक माध्यम नहीं है। इसका मतलब ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है। देखिए पहले गलत को पकड़िए, अपने आप सही मिल जाएगा। तीसरी बात है अंतर्दृष्टिपूर्ण शिक्षा। देखिए अंतर्दृष्टिपूर्ण शिक्षा की बात यूजीसी नेट में आई है। तो एक जो मनोवैज्ञानिक थे कोहलर ने इस अंतर्दृष्टिपूर्ण शिक्षा के बारे में बताया था। अंतर्दृष्टिपूर्ण का मतलब यकायक कुछ बात समझ में आ जाना। कभी कभी ऐसा होता है मानव जीवन में, हम लोग कहते हैं कि अभी कोई संघर्षपूर्ण स्थिति आपके दिमाग में चल रही है और एकदम से उसका समाधान आपको मिल जाए, तो यही अंतर्दृष्टि होती है, इंट्यूशन होता है जो आपके अंदर आपने देखा और आपका समाधान एक यकायक मिल गया। लेकिन उसको अनौपचारिक माध्यम से शिक्षा नहीं कहते, वो तो यकायक मिलता है। लोग कहते हैं, हमारे भारत में कहते हैं भगवान की कृपा से हमें उसका समाधान नजर आ गया। तो बात चीज एक यकायक समाधान मिलना, ये कोई अनौपचारिक माध्यम से सीखी हुई शिक्षा नहीं कही जा सकती। क्योंकि अनौपचारिक का मतलब, देखिए जो डी वाला ऑप्शन है, ये 3 तो गलत हो गए, तो डी वाला सही है, लेकिन इसको भी समझना जरूरी है। संयोगवश सीखना अथवा आकस्मिक सीखना। देखिए जो औपचारिक शिक्षा संस्थान होते हैं जैसे विद्यालय, तो विद्यालय के बाहर कोई कुछ सीखता है, विद्यालय के बाहर अपने काम काज के दौरान सीखना, खेल के दौरान सीखना, किसी और गतिविधि में संलग्न रहते हुए सीखना, कोई अनुभव प्राप्त करना, यह अनौपचारिक माध्यम से शिक्षा है ना। आप विद्यालय के अलावा कुछ सीखते हैं, और बहुत कुछ सीखता है आदमी, वो तो जीवन भर चलती रहती है। तमाम तरह के अपने काम काज कुछ कर रहे हैं, उसके दौरान आपके दिमाग में कुछ आ गया, कुछ सीख लिया आपने। आप खेल रहे हैं, खेलने के दौरान कुछ सीख लिया। तो तमाम तरह के ऐसे साधन हैं जो अनौपचारिक साधन कहलाते हैं, औपचारिक नहीं होते हैं। तो उनके माध्यम से सीखना अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है, जिसमें संयोगवश सीखना भी आता है। कोई संयोग पड़ा, आप अकस्मात कुछ सीख गए,
कोई शिक्षा आपके दिमाग में आ गई तो इसको अनौपचारिक शिक्षा को अगर हम कहें कि संयोगवश सीखना अथवा आकस्मिक सीखना, एकदम अकस्मात कुछ सीख गए, ये अंतर्दृष्टिपूर्ण शिक्षा से अलग है। अंतर्दृष्टिपूर्ण का मतलब एकाएक कोई विचार उत्पन्न हुआ, हमें समाधान मिल गया। और ये आकस्मिक सीखने का मतलब है कि आप कहीं गए घूमने गए, मान लिया आप घूमने के दौरान आपको कोई घटना दिखी, आपने उससे सीख लिया। तो इस तरीके से आकस्मिक तरीके से या कोई एकदम से घटना घट गई आपके सामने, आपको सीख गए, तो इसको कहते हैं आकस्मिक सीखना, जो अंतर्दृष्टिपूर्ण शिक्षा से बिल्कुल अलग है। इसका मतलब अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से सीखने को हम क्या कहते हैं? संयोगवश सीखना अथवा आकस्मिक सीखना। ये क्वेश्चन यूजीसी नेट एग्जामिनेशन एजुकेशन का जो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन होता है 2022 में, ये क्वेश्चन उसमें पूछा गया, एक अच्छा प्रश्न है। इसके बाद नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 है। चूंकि बात औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा की चल रही है, तो ये भी क्वेश्चन जो है यूजीसी नेट 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। परिवार बच्चे को शिक्षा प्रदान करता है। जो परिवार होता है वो बच्चे को शिक्षा प्रदान करता है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, औपचारिक रूप से, अनौपचारिक रूप से, प्रयत्न सहित, नियमित रूप से। तो देखिए एक एक चीज़ को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है औपचारिक रूप से। तो देखिए औपचारिक शिक्षा के बारे में हमने बताया इसके पहले वाले जो अभी क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया, कि औपचारिक शिक्षा जो होती है एक सुसंगठित शिक्षा होती है, जो विद्यालयों से प्रारंभ होती है, प्राथमिक विद्यालयों से, और विश्वविद्यालय स्तर तक जाती है। तो परिवार में तो ऐसा कोई संस्था होती नहीं है कि बहुत बड़ी संस्था है इस तरीके से जो एक ऑर्गेनाइज्ड सिलेबस देती है, पाठ्यक्रम देती है, बच्चों को शिक्षा प्रदान करती है। तो इस तरीके से औपचारिक रूप से तो बिल्कुल गलत है, परिवार बच्चे को औपचारिक रूप से शिक्षा प्रदान नहीं करता है। दूसरी बात है अनौपचारिक रूप से, बिल्कुल ये बात तो मैंने बताई थी कि परिवार बच्चे की जो प्रथम पाठशाला होती है बिल्कुल परिवार होती है, परिवार से ही बच्चा सीखता है। और मैंने कहा विद्यालय के बाहर वो कुछ भी सीखता है वो अनौपचारिक माध्यम होते हैं। तो इसका मतलब है कि अनौपचारिक रूप से शिक्षा प्रदान की जाती है, यही इसका सही ऑप्शन है। लेकिन तब भी हम सी और डी ऑप्शन पर दृष्टिपात करते हैं। सी दिया है प्रयत्न सहित, तो परिवार बच्चे को प्रयत्न सहित शिक्षा प्रदान करता है, ये बात गले नहीं उतरती है। काहे का प्रयत्न? परिवार में बच्चे तो ऐसे ही सीखते रहते हैं, अपने माता पिता अपने बड़ों से सीखते रहते हैं, कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। तो इसमें कोई प्रयत्न शामिल नहीं है, वो अकस्मात ऐसे ही सीखते रहते हैं, क्योंकि परिवार में तो वो रहते ही हैं। इसलिए ये ऑप्शन गलत है कि ये जो है प्रयत्न सहित शिक्षा प्रदान करता है और नियमित रूप से शिक्षा प्रदान करता है। ऐसा नहीं परिवार में कोई नियमित रूप से ही कुछ घटनाएं होती रहती हैं, जब घटना होगी, कुछ बात होगी, कोई एक आम चर्चा होगी, तभी बच्चे शिक्षा प्राप्त करेंगे। किसी चीज़ को लेकर के चर्चा होगी तो उस बातों से भी बच्चे सीखते हैं। तो नियमित रूप से शिक्षा प्रदान की जाती है, ये भी बात, ये ऑप्शन भी खरा नहीं उतरता है। इसका मतलब इसका बी ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन है। परिवार बच्चे को क्या शिक्षा प्रदान करता है? अनौपचारिक रूप से शिक्षा प्रदान करता है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो यूजीसी नेट 2018 के एग्जामिनेशन में पूछा गया है, दर्शन और शिक्षा के संबंध से संबंधित प्रश्न है। तो निम्नलिखित में से कौन से कथन शिक्षा और दर्शन के मध्य संबंधों को अभिव्यक्त करते हैं? ये शिक्षा और दर्शन जो होते हैं, ये आपने पढ़ा होगा, बीएड एमएड में पढ़ाया जाता है कि शिक्षा और दर्शन एक दूसरे से संबंधित है। शिक्षा दर्शन के बारे में भी चैप्टर है, तो उसमें आपने पढ़ा होगा। तो उसी पे है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन, ये जो आपके सामने 6 कथन लिखे हुए हैं, इनमें से कौन से शिक्षा और दर्शन के मध्य संबंधों को अभिव्यक्त करते हैं? तो देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन आए तो इसमें कुछ ऑप्शन समझ में आते हैं, कुछ क्वेश्चन में हो सकता है ना समझ में आए। तो इसमें तरीका ये होता है कि आप सबसे पहले गलत को पकड़िए कि गलत क्या है। तो देखिए क्या क्या गलत है, तो देखते हैं। हम शुरू से ही शुरू करेगा आदमी। तो देखिए, शिक्षा के लक्ष्यों और उद्देश्यों का निर्धारण मनुष्य की प्रकृति के संदर्भ में हमारी अवधारणा द्वारा होना चाहिए। तो देखिए ये शिक्षा के लक्ष्यों और उद्देश्यों का निर्धारण लिखा है मनुष्य की प्रकृति के संदर्भ में, मतलब इसके उद्देश्यों और इसकी शिक्षा के लक्ष्यों और उद्देश्यों का निर्धारण मनुष्य की प्रकृति, जो नेचर है मनुष्य का, उसके संदर्भ में हमारी अवधारणा द्वारा होना चाहिए। मतलब हमारी अवधारणा द्वारा होना चाहिए। दर्शन कोई सोच नहीं है, हमारी जो इच्छा होगी वो हम करेंगे। तो ये तो बात निहायत ही गलत प्रतीत होती है। हमारी अवधारणा क्या हो गई? शिक्षा और दर्शन के बीच संबंध भी बता रहे हैं आप। दर्शन का मतलब कोई बड़ी सोच, कोई अच्छी बात।
तो इसका मतलब वो भी अप्लाई होनी चाहिए शिक्षा में। ये तो कह रहे हैं कि शिक्षा के लक्ष्यों और उद्देश्यों का निर्धारण मनुष्य की प्रकृति के संबंध में। चलो ठीक है, मनुष्य की प्रकृति के संदर्भ में, मनुष्य की प्रकृति तो लेनी पड़ती है, बच्चे का देखना पड़ता है, उसके मनोविज्ञान को समझना पड़ता है, लोगों के मनोविज्ञान को समझना पड़ता है, लेकिन वो कहता है हमारी अवधारणा द्वारा होना चाहिए। ये बात गलत प्रतीत होती है, बिल्कुल गलत बात है। इसका मतलब ये जो शिक्षा और दर्शन के बीच में संबंध, इस जो कथन, ये कथन पहला दिया है, इससे ये अभिव्यक्त नहीं होता। इसका मतलब वन गलत है। अब देखिए तरीका क्या होता है, आपके सामने ऑप्शंस लिखे हैं, जिसमें वन है वो काट दीजिए आप। तो इसका मतलब सी नहीं हो सकता, ए नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों में वन है। इसका मतलब है सी नहीं हो सकता, ए नहीं हो सकता। अब हमारे सामने है बी और हमारे सामने है डी। तो ये बी में है 2 3 4 और इसमें है 4 5 6, मतलब 4 दोनों में कॉमन है, 5 6 इसमें अलग है, 2 3 4। तो चलो 2 को पढ़ते तो हैं, क्या है, अधिगम ज्ञानार्जन और अभ्यांतरीकरण की प्रक्रियाओं को इंगित करता है। बिल्कुल, अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, लर्निंग ज्ञानार्जन को भी रिप्रेजेंट करती है, अभ्यांतरीकरण को भी रिप्रेजेंट करती है, उसकी प्रक्रिया को। तो ये दूसरा वाला बिल्कुल सही है, ये ज्ञानार्जन को देती है, अभ्यांतरीकरण को देती है, तो ये दूसरा वाला बिल्कुल सही है। तो दूसरा वाला सही लग रहा है, तो इसमें तो दोनों वाला है, 2 वाला है नहीं, इसका मतलब यही ऑप्शन करेक्ट है। फिर हम और मैच कर लेते हैं जो इस ऑप्शन में और भी करेक्ट है। तीसरा क्या है, शिक्षा को जीवन की तैयारी के बजाय स्वयं जीवन होना चाहिए। ये भी एक दार्शनिक सोच है ना। शिक्षा को जीवन, आपने पढ़ा होगा ये स्टेटमेंट, जो अब जब आपने एजुकेशन का पाठ्यक्रम पढ़ा है, कि शिक्षा को जीवन की तैयारी नहीं होनी चाहिए, शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं, अपितु स्वयं जीवन है, ये भी कहा गया है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये पढ़ चुके हैं हम लोग, ये भी सही है। और चौथा जो इस ऑप्शन में, उसको ही पढ़ के देखते हैं, सामाजिक परिवर्तन अन्य बातों के साथ साथ शिक्षा और प्रौद्योगिकी पर अवलंबित है। बिल्कुल बात है, ये भी शिक्षा और दर्शन के बीच संबंध को बताता है कि सामाजिक परिवर्तन जो होता है, ये एक दर्शन की बात है, एक सोच की बात है, एक विचार की बात है, कि वो अन्य बातों के साथ साथ शिक्षा पे भी निर्भर करता है, और प्रौद्योगिकी जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होता है, टेक्नोलॉजिकल, उस पर भी डेवलपमेंट पे निर्भर करता है। इसका मतलब चौथा ऑप्शन भी सही है। अब एक बार देख लेते हैं ये वाला ऑप्शन क्यों है। देखिए, पांचवा सही नहीं है क्या, विद्यालयों को प्रतिस्पर्धा के बजाय सहयोग की भावना को प्रोत्साहित करना चाहिए। ये कोई बात दर्शन की नहीं है, ये शिक्षा और दर्शन को अभिव्यक्त नहीं करता। और छठा क्या है, व्यक्तित्व मनोदैहिक विशेषकों का गतिशील संगठन है। ये परिभाषा, व्यक्तित्व की जब परिभाषा पढ़ते हैं तो उसमें दी गई है, लेकिन ये शिक्षा और दर्शन के मध्य संबंध को प्रकट नहीं करती, इसलिए पांचवें और छठे को भी नहीं मानूंगा। इसका मतलब ऑप्शन इसके 2 3 और 4 बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ऐसे क्वेश्चन यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में लॉजिकल थिंकिंग से संबंधित आते हैं, कि आप ज्ञान से संबंधित आते हैं, कि आपका ज्ञान किस स्तर का है। तो हम इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने रहा। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, जो यूजीसी नेट 2015 के एग्जामिनेशन में पूछा गया है। छात्रों में भगोड़ेपन की समस्या, जो पलायनवादी प्रवृत्ति होती है, पढ़ाई से भागते हैं, है ना, स्कूल अटेंड नहीं करते हैं, छात्रों में भगोड़ेपन की समस्या के समाधान के लिए शिक्षक अपनी दार्शनिक समझ का उपयोग करता है। शिक्षक अपनी दार्शनिक, भाई शिक्षक एक दार्शनिक के रूप में भी होता है, क्योंकि शिक्षा और दर्शन का बहुत घनिष्ठ रूप में संबंध है, तो शिक्षक को कभी कभी दार्शनिक भी होना पड़ता है। तो छात्रों में भगोड़ेपन की समस्या के समाधान के लिए शिक्षक अपनी दार्शनिक समझ का उपयोग करता है। इसे कहा जा सकता है उसका, ये 4 ऑप्शन है, इससे क्या कहा सकता है, तो कौन सी समझ, जो छात्रों में भगोड़ेपन की समस्या के समाधान के लिए जो शिक्षक अपनी दार्शनिक समझ का उपयोग करता है, तो उसके लिए कौन सा, जो ये जो शब्द लिखे हैं, शब्दों के समुच्चय लिखे हैं, उनमें से कौन सा उपयुक्त होगा उसको देखना है। तो देखिए, इसको शिक्षा का दर्शन कहेंगे, या शिक्षा में दर्शन कहेंगे, या शिक्षा के लिए दर्शन कहेंगे, या शिक्षा और दर्शन कहेंगे। तो देखिए, शिक्षा का दर्शन तो ये नहीं होता ना। शिक्षा का दर्शन, शिक्षा और दर्शन में संबंध होता है। तो शिक्षा का दर्शन एक बहुत बृहद शब्द है, इसमें खाली छात्रों के भगोड़ेपन की समस्या ही थोड़ी ना होती है, इसके लिए उपयुक्त शब्द की बात करते हैं। तो इसका मतलब ये तो समझ में नहीं आता। दूसरा क्या है, शिक्षा में दर्शन। तो शिक्षा में दर्शन के भी बहुत पहलू होते हैं। तो शिक्षा में दर्शन खाली भगोड़ेपन की बात है, तो ये तो नहीं है।
शिक्षा के लिए दर्शन, हाँ शिक्षा के लिए दर्शन होता है, एक टूल के रूप में प्रयोग कर रहा है। छात्रों में भगोड़ेपन की समस्या के समाधान के लिए शिक्षक अपनी दार्शनिक समझ का उपयोग करता है, एक टूल की तरह एक प्रयोग करता है, एक उपकरण की तरह प्रयोग करता है। इसका मतलब ये ऑप्शन सी भी ज़्यादा करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि शिक्षा और दर्शन भी वो नहीं होता। शिक्षा और दर्शन, इसका भगोड़ेपन की समस्या के समाधान से कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब ये शिक्षा को के लिए दर्शन, मतलब दर्शन को एक टूल की तरह इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उपयोग कर रहा है, जो छात्रों में भगोड़ेपन की समस्या है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन यूजीसी नेट एग्जामिनेशन 2015 में पूछा गया था। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन। नौ स्टूडेंट्स, आज का लास्ट क्वेश्चन जो यूजीसी नेट 2014 के एग्जामिनेशन में पूछा गया है। क्वेश्चन इस प्रकार से, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य शिक्षा दर्शन का उद्देश्य नहीं है? मतलब शिक्षा दर्शन का जो उद्देश्य है वो नहीं है, वो हमें देखना है। तो ऑप्शंस लिखे हुए मैं देखता हूँ। अध्यापन कार्य का व्यवसायीकरण करना, बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल निगेटिव बात है। अध्यापन कार्य का व्यवसायीकरण करना किसी भी शैक्षिक दर्शन का उद्देश्य नहीं होता। शिक्षा दर्शन इतनी नीची और निकृष्ट सोच नहीं रखता कि अध्यापन कार्य का व्यवसायीकरण कर दिया जाए। अध्यापन करना एक बहुत ही सेवा का कार्य है, एक पुनीत कार्य है। ये बात अलग है कि आजकल उसका व्यवसायीकरण होता चला जा रहा है लार्ज स्केल पे, लेकिन तब भी उसकी मूलभूत भावना बहुत अच्छी है, उसमें सेवा है। इसका मतलब है आप किसी को शिक्षित कर रहे हैं, ये बड़ा अच्छा कार्य है। तो अध्यापन कार्य का व्यवसायीकरण करना ये बिल्कुल गलत बात है, यही शिक्षा दर्शन का उद्देश्य नहीं है। तो पहले ही ऑप्शन मुझे जो है ये गलत बात है, मतलब शिक्षा दर्शन का उद्देश्य नहीं है, तो यही ऑप्शन आपका ठीक है। हाँ, ये शिक्षा दर्शन का उद्देश्य नहीं है। बाकी और ऑप्शंस पे भी मैं दृष्टिपात करता हूँ। छात्रों के प्रति अध्यापक के प्रेम और उन पर अध्यापक के नियंत्रण में वृद्धि करना, बिल्कुल बात है। शिक्षा दर्शन ये कहता है कि छात्रों के प्रति अध्यापक का प्रेम हो, शिक्षक का प्रेम हो और उन पर अध्यापक का नियंत्रण भी हो, उसमें वृद्धि करना, ये शिक्षा दर्शन का उद्देश्य हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। नंबर सी, शैक्षिक प्रक्रिया की आधारित पूर्व धारणाओं, शैक्षिक प्रक्रिया की आधारित पूर्व धारणाओं की विवेचनात्मक जांच करना, जिसपे शैक्षिक एजुकेशनल प्रोसेस बेस्ड है, उन पूर्व धारणाओं, जो पूर्व धारणाएं हैं उनकी विवेचनात्मक जांच करना कि वो सही धारणाएं हैं जिसपे अभी शैक्षिक प्रक्रिया चल रही है, या उसमें कुछ आमूल चूल परिवर्तन हमें करने हैं, उसकी जांच करना, ये भी शिक्षा दर्शन का उद्देश्य हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। और अध्यापन कार्यों में मूल्यों तथा लक्ष्यों का स्पष्टीकरण करना, जो अध्यापन आप कार्य कर रहे हैं उससे क्या मूल्य निकल रहे हैं, क्या लक्ष्य हैं आपके, उनका भी स्पष्टीकरण करना शिक्षा दर्शन का उद्देश्य हो सकता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इस तरह से इनकरेक्ट ऑप्शन हुआ। तो इस प्रकार से मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराए जो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चन थे। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो लेके जल्दी से जल्दी हाजिर रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।